So we'll start with next question. Question number 23. Current in the circuit will be. एक सर्किट दिया है, उसमें कितना करंट है आपसे इतना पूछा है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो सिर्फ पहले सर्किट को अच्छे से देख लो. सर्किट में 20 ओम का रजिस्टर है एंड देन यू हैव अ पीएन जंक्शन डायोड and you have another branch which has PN junction diode and 30 ohm resistor, and then you have 20 ohm and then you have supply of 5 volt. Or as you know, this is positive, this is negative. तो ये प्लस और माइनस आपको पता है, ऐसा assumption है. तो अभी इस चीज तो पता होना ही चाहिए वैसे. तो लेट अस से ये डायोड, इसको बोलते हैं डायोड D1, इसको बोलते हैं डायोड D2. तो पॉजिटिव of the battery is connected to positive of diode D1. पॉजिटिव मतलब P टाइप. तो ये आप पता होगा ना, इसको P बोलते हैं, इसको N बोलते हैं, तो पता ही होगा पक्का कि उल्टा होता है. ये उल्टा होता है. पीएन जंक्शन डायोड, उसका सर्किट सिंबल अगर वही नहीं पता तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. पीएन जंक्शन डायोड का जो सर्किट सिंबल होता है ना, उसमें आप एक ट्रायंगल यूज करते हो. तो यू यूज अ ट्रायंगल. इन दैट केस you use a triangle and then you put a straight line here. इसमें से एक प्लेट को तुम बोलते हो पॉजिटिव और एक को मतलब पी टाइप, एक को बोलते हो एन टाइप. तो किसको पी टाइप और किसको एन टाइप? ट्रायंगल इज पी टाइप एंड दिस इज एन टाइप. श्योर? 100% श्योर? गुड. तो अभी ऐसा है, इफ यू आर श्योर अबाउट दिस देन ये क्या है? ये P है. ये कौन है? और ये कौन है? N. और ये कौन है? P. तो इफ यू सी, जो सेल है उसका पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू P ऑफ डायोड D2 एंड नेगेटिव कनेक्टेड टू N ऑफ डायोड D2. तो P कनेक्टेड टू पॉजिटिव, N कनेक्टेड टू नेगेटिव, ये होता है फॉरवर्ड बायस. तो डायोड D2 is forward bias but डायोड D1 is reverse bias, right? तो डायोड D1 reverse bias है, D2 forward bias है. reverse bias मतलब सर्किट में नहीं होना. तो it is as good as saying कि D1 is not in the circuit. तो सर्किट में सिर्फ कौन है फिर? D2 है. कौन है? D2 है, right? करेक्ट. तो ये नहीं है, मतलब ये ब्रांच ही नहीं है, बिकॉज दैट इज रिवर्स बायस. तो आपके पास सर्किट में ओवरऑल एक 30 और एक 20 दो रेजिस्टेंस है. और अगर आपको पता है कि आप सिर्फ इतना ही ब्रांच देख रहे हो, तो विच मीन्स दैट ये दोनों रेजिस्टेंस आ गए इन सीरीज. तो टोटल रेजिस्टेंस इज 20 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 50 ओम, राइट? और वोल्टेज है 5 वोल्ट का. बराबर. पूछा गया करंट. व्हाट इज करंट? V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V बाई R. तो ये हो गया 5/50. मतलब कितना हो गया? 1/10. ऐसा तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है 5/50. डन. खत्म. सिंपल. चलो quick. Next question number 24th. In the following common emitter configuration, an NPN transistor with current gain beta equal to 100 is used. The output voltage of the amplifier will be.
आपको आउटपुट वोल्टेज पूछा है, आउटपुट वोल्टेज पूछा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो वोल्टेज गेन। अगर आपको याद होगा तो आज के शुरू के लेक्चर में देखा था हमने, तो नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, वापस देख लेंगे। बीटा इंटू, तो वोल्टेज गेन होता है बीटा इंटू आर एल। आर एल इज द रेजिस्टेंस एट द आउटपुट, यहाँ पे वो है आर एल बाई आर, दिस इज एट द इनपुट, दैट इज 1, राइट, करेक्ट। लेकिन यू शुड ऑल्सो नो आउट वोल्टेज गेन इज वी आउट अपॉन वी इन, तो यह आ गया वी आउट अपॉन वी इन। तो बेसिकली आउटपुट वोल्टेज वी आउट इज इक्वल टू वी इन बीटा आर एल अपॉन आर, सही है, हो गया सिंपल। तो यू हैव वी आउट इक्वल टू वी इन, व्हाट इज वी इन, 1 millivolt, that is 10 raised to -3। व्हाट इज बीटा, बीटा इज 100। व्हाट इज आर एल, आर एल कितना है 10 किलो ओहम, और आर इन कितना है 1 किलो ओहम, किलो किलो हो गया कैंसिल, 10 raised to +3 -3 गया, तो व्हाट इज वी आउट 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी, डन। किंजल, मुद्रा और सिद्धिका, आपने क्या फिजिक्स छोड़ दिया क्या? तो आई वॉन्ट यू टू बी इधर रेगुलर, या तो मैं अलाउ ही नहीं करूंगा, टेक योर कॉल। डन। अगला क्वेश्चन, एन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट हैज अल्फा वैल्यू ऑफ 0.985। या सुबह देखा था हम लोगों ने, अल्फा की वैल्यू 0.985 आता है फॉर बीटा वैल्यू ऑफ 69। इफ IC दैट इज कलेक्टर करंट इज 2 मिली एम्पियर, देन वैल्यू ऑफ IB इज, आपको IB की वैल्यू पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा, व्हाट इज अल्फा, I by IE, you want to find out what is IB। अब इसमें IB लाना पड़ेगा, तो इसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं, there are two methods। कौन से दो मेथड्स? अल्फा दिया हुआ है, IC दिया हुआ है, IE मिल जाएगा। तो या तो आप IE इक्वल टू IC बाय अल्फा कर लो पहले। IC कितना है 2 मिली एम्पियर, और ये कितना है 0.985, इसको सॉल्व कर लो, दिस इज वन वे। या फिर दूसरा, हाँ ऑफकोर्स इससे IC मिलेगा, IC से फिर बीटा इक्वल टू IC बाय IB करके यू कैन फाइंड आउट, तो वैसा भी कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है कि वो जो सुबह तुमने अजम्पशन बताया था, इफ यू रिमेंबर, वो अजम्पशन लेना पड़ेगा। व्हाट इज अजम्पशन? IE is IC plus IB, गुड। तो यू हैव IC प्लस IB इंटू अल्फा इक्वल टू IC, सही है, गुड। तो देयरफॉर यू हैव अल्फा IC प्लस अल्फा IB इक्वल टू IC। तुमको क्या चाहिए था? IB चाहिए ना, इसको वहां शिफ्ट कर देंगे। अल्फा IB इक्वल टू IC माइनस अल्फा IC। तो यू हैव IB इक्वल टू IC माइनस अल्फा IC बाय अल्फा, हो गया। IC की वैल्यू कितनी है 2 मिली एम्पियर, माइनस अल्फा कितना है 0.985, ऑफकोर्स इंटू 2, ये 2 एक काम करता हूँ ना मैं, IC को कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। मैं तुमको शॉर्टकट बता रहा हूँ, लिखो मत इसके लिए, आई एम टेलिंग यू द शॉर्टकट, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। अगर इसमें करना बैठेंगे तो टाइम बहुत जाएगा हमारा, तो सिर्फ समझ लो पहले अच्छे से। आ गया फॉर्मूला, आ गया यहाँ तक, आ गया, राइट। अब ये जो हमने सब किया ये करना ही नहीं था, क्यों नहीं करना था?
लुक, क्या चाहिए था तुमको? IB। क्या दिया है तुमको? तो डू रिमेंबर बीटा इज IC बाय IB। तो व्हाट इज IB? IC बाय बीटा। वेरी गुड। तो यू हैव IB इक्वल टू IC बाय बीटा। व्हाट इज बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा? हाँ, अल्फा अपॉन, तो आगे के सेम फॉर्मूला, तो डायरेक्टली यहां से यहां भी जा सकते हो। तो IC इज 2 मिली एम्पियर, 1 माइनस 0.985 अपॉन अल्फा की वैल्यू है 0.985। इसको सॉल्व कर लो, तो 2 इंटू 0.015 अपॉन 0.985, तो 2 इंटू 15 अपॉन 985। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा 30 अपॉन, एक मिनट रुको 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 जरा, ये 30 अपॉन 990 है, कितना ये 30 अपॉन 990, तो कितना आ गया? व्हाट इज 1/33? 0.0, पक्का 03, ऑप्शन ए। Next question. A combination of logic gates has a truth table below. तो आपको ट्रुथ टेबल दिया है और ऐसा बोला है कि ये जो लॉजिक गेट्स है ना P, Q और एक है Z, उसका कॉम्बिनेशन आपको दिया। P and Q आर द इनपुट्स एंड Z इज आउटपुट। तो ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना आपको लॉजिक गेट्स का, उसका ट्रुथ टेबल दिया है और ऐसा पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज दिस ट्रुथ टेबल। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन है जो ये ट्रुथ टेबल प्रोड्यूस करेगा? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। चेक कर लेते हैं एक बार। गुड। तो देखो पी क्यू 0 0 अगर लिखता हूं मैं 0 एंड 0, 0 का इनवर्ट मतलब 1 और ये 0, 1 प्लस 0 इज 1, उसका उल्टा 0, बराबर। तो 0 0 0 आ रहा है बराबर, पक्का आ रहा है। फिर आंसर क्या आना चाहिए? तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, पहले चेक करो, पूरा ट्रुथ टेबल चेक करना पड़ेगा आपको, सिर्फ एक पे नहीं, पूरा चेक करना पड़ेगा। ओके, तो पहली एंट्री तो मैच हो गई। और एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन इटसेल्फ, और वो लास्ट सेशन अब सुबह का ही था हमारा, मैंने बोला था आपको कि आप ऐसा चेक करना ही मत, क्या करना, बुलियन एक्सप्रेशन बनाना, और बुलियन एक्सप्रेशन से चेक करोगे तो ज़्यादा फास्ट होगा, बराबर। वैसे तुमको ये दिख भी रहा है, विच इज दिस गेट, और गेट है ये, तो देख लो कौन सा और गेट जैसा बिहेव करता है। ये P बार है, ये कौन है, Q है, और ये क्या है, P बार प्लस Q, इसका करेक्ट। पहले इसको लिख के रख देते हैं, अभी अगले बजे आते हैं। ये कौन है, P बार, ये कौन है, Q, ये कौन है, P बार डॉट Q का बार, उसको भी वैसे रख दो, अगले पे जाते हैं, देखते हैं। ये Q, तो Q यहाँ पे आया, ये नॉर है, नॉर मतलब P प्लस Q का इनवर्ट है ना, बराबर ना। यहाँ पे ये Q है, तो यहाँ पे कौन है, और Z इक्वल टू, इस केस में Z इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर कौन है,
वेरी गुड, नीचे गुण है और ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करके बार करता है। तो P प्लस क्यू बार डॉट क्यू बार का बार, आपको याद है A बार बार डॉट B बार बार, तो क्या होता है A प्लस, तो वैसे ही सेम इसको A मान लो, इसको B मान लो, है ना। तो क्या लिखोगे, P प्लस क्यू बार का बार प्लस क्यू बार का बार, तो क्या आ गया, ये बार बार आ रहा है, P प्लस क्यू सही है। तो P प्लस क्यू प्लस P प्लस क्यू, P प्लस क्यू होता है वो, P प्लस 2Q नहीं होता है वो, P प्लस क्यू इज P प्लस क्यू। तो ये गेट कौन सा था, और ये भी क्या आ गया, तो ये भी और, तो ये भी और, तो कौन सा, C, खत्म, C हो गया, डन। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन सिंप्लीफाइंग द अदर थिंग्स। पहले यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे दिख रहा था कि हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हैं और वहां से आंसर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया ना हमारा, ये हो गया, क्या आता है ये, एंड रिपीट हो गया क्वेश्चन। दिस इज द जोक फॉर अ ट्रांजिस्टर अल्फा वैल्यू 0.9, वैल्यू ऑफ बीटा इज, अभी तो देखा था अपॉन, हाँ तो 0.9 अपॉन 1 माइनस 0.9 मतलब 0.9 अपॉन ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को, और वेल बाय द वे, या तो आप अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा याद रखो या फिर आप बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा याद रखो, दोनों याद मत रखना, कंफ्यूजन हो जाएगा। दैट इज आल्सो ओके, गुड। तो ये आ गया बीटा इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगला क्वेश्चन, ये भी रिपीट हुआ था अपना, यस, ये कौन है, चलो अगला क्वेश्चन। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी एक बार सिर्फ याद चेक करने के लिए, आपको याद है कि नहीं। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 510⁻12 per centimeter cube and hole density is 18×10⁻13 per centimeter cube। मोबिलिटी भी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन और होल का, आपको चार्ज डेंसिटी भी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का और होल का, और आपको पूछा है कंडक्टिविटी बताओ, तो बताओ E इंटू एनी म्यू ई प्लस NH म्यू एच प्लस NH म्यू एच। क्लियर यहाँ तक। अभी क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और बल सिर्फ इतना है कि ये पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज 1.6 माइनस 19। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5 इंटू 10⁻12 और पर सेंटीमीटर क्यूब है, पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर इज 10⁻−2, उसका क्यूब -6, ऊपर आके +6, मतलब ये हो जाएगा 18 हो गया ना, यस। इनटू क्या करेंगे, म्यू ई, व्हाट इज म्यू ई, 2.3 प्लस NH, व्हाट इज NH,
क्या है 8 इंटू 10⁻90 इंटू 10⁻²। चलो ठीक है, हो गया। तो 1.6 इंटू 10⁻19। और देखो, नहीं नहीं, जरा ध्यान दो यहाँ पे, थोड़ा सा कैलकुलेशंस पे ना, यहाँ ध्यान दो। यहाँ 5 और 2 10 होता है, 10 और ये 10⁻18 10⁻19 होता है। 10⁻19 ना, 10⁻19 कॉमन निकाल लिया, यस। 10⁻19 बाहर आ गया, वो रुको जरा, वो हो गया कैंसल। इधर क्या बचा फिर 1, उधर क्या बचा 8 इंटू 10⁻², मतलब कितना 0.08। तो 1.08 को अगर मैं 1.6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 1.6 से थोड़ा ही बड़ा होता है ना, बाकी तो कैंसिल हो गया ना, ये तो कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से, क्या है बराबर। अभी तुम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखो, आंसर तो वही आने वाला है। डन। तो कैलकुलेशंस के लिए ये ट्रिक यूज करना जरूरी है। अभी भी टाइम गया नहीं, यू स्टिल हैव 1 मंथ फॉर सीईटी एग्जाम। तो कम से कम सीईटी या नीट के लिए तो स्टिल यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट सच ट्रिक्स। 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 इज 10, 10 इंटू 10⁻18 इज 10⁻19। यहाँ पे 10⁻19 था, दोनों टर्म से कॉमन आ गया 10⁻19, क्योंकि बाहर भी 10⁻19 है तो मुझे कैंसिल करना था, हो गया कैंसिल। यहाँ बचा 1, वहां पे 0.08, तो 1 प्लस 0.08 इज 1.08 इंटू 1.6, तो आपका आंसर 1.6 से बड़ा होगा। तो 1.6 से बड़ा नियर बाय इज 1.968। इट इज अ जोक। देखो एक सेमीकंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन 8 इंटू 10⁻13 है और उसमें होल कॉन्सेंट्रेशन 5 इंटू 10⁻12 है। ज्यादा कौन है? तो फिर एन टाइप होगा ना ये, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, खत्म, डन है ना। हाँ, तो एन टाइप है ये, पी टाइप नहीं है ये। कौन है? एन टाइप। अगला क्वेश्चन, फिगर गिव्स अ सिस्टम ऑफ लॉजिक गेट्स। तो एक सिस्टम है जिसमें यू हैव नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स। फ्रॉम द स्टडी ऑफ ट्रुथ टेबल इट कैन बी फाउंड दैट टू प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट 1 एट आर वी मस्ट हैव, मतलब हमको x और y के कौन से वैल्यूज यूज करने चाहिए टू हैव r इक्वल टू 1। तो r इक्वल टू 1 होने के लिए हमको कौन से वैल्यूज यूज करने चाहिए। चलो यही कर लेते हैं, इट्स ओके, डू इट हियर इटसेल्फ। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ और y की वैल्यू 1, तो पहले 0 और 1 के चेक कर लेते हैं। तो इसका वापस से यू कैन यूज इधर बुलियन एक्सप्रेशन, आपको चाहिए तो आप बुलियन एक्सप्रेशन बना लो, चलता है। चलो वैसे भी कर लो, या तो फिर यू पुट इनपुट्स। तो क्या करना है बताओ? बुलियन एक्सप्रेशन, चलो ठीक है। ये x आ गया, यहाँ पे x बार हो गया, ये x यहाँ पे आ गया, ये y सीधा यहाँ पे आया है, ये y का बार होके यहाँ पे आया है, इन्वर्ट होके आया है, ये और है, और ऐड कर लेगा x बार प्लस y, ये नैंड है, नैंड, तो ये x इंटू वाई बार को बार कर देगा और ये ऐड करके निगेट करेगा। तो r क्या आएगा? x बार प्लस y प्लस x इंटू वाई बार का बार और पूरे का, सही है, गुड। तो बन गया एक्सप्रेशन। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, 0 का इनवर्ट 1, 1 प्लस 1 1, पहला टर्म 1 याद रखना, प्लस x इंटू वाई बार, x इज 1, y इज 0, 0 का बार 1, अरे x इज 0, y इज 1, तो x इज 1, सॉरी 0, और y इज ऑल्सो, y इज 1 ना, उसका बार करोगे तो 0 आएगा। तो 0 इंटू 0, उसका बार 1 प्लस 1, उसका बार, तो आउटपुट हाई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ये नहीं आएगा, बराबर। उसके बाद दूसरा चेक कर लो, 1 का इनवर्ट 0 प्लस 1, तो 1, ये आ गया 1, 1 प्लस x 1 है,
y 1 है उसका उल्टा होगा 0 होगा, तो ये 0 का उल्टा, और ये क्या था 1 + 1 1 उसका उल्टा, तो ये भी नहीं आएगा। सी चेक कर लो, x की वैल्यू 1 है उसका इनवर्ट 0 है, y की वैल्यू 0 है, राइट, तो 0 + 0 0, तो पहला टर्म 0 आ गया। x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 0 का उल्टा, और x कितना था y कितना है, उसका इनवर्ट कितना है 1 1 × 1 उसका इनवर्ट 0 + 0 उसका इनवर्ट 1, राइट। तो कौन से कॉम्बो के लिए आया, सी, डन, गुड। अगर आपको एक एक करके इनपुट चेक करने वैसा भी कर सकते हो, गुड। तो मैं वैसा भी बता देता हूं, इफ यू वांट वी कैन डू दैट आल्सो, पर जिनको ये बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है वो लिख लो, आई टेल यू द अदर मेथड आल्सो। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्क्स एकदम फ्री के हैं, मतलब आपको स्कूल अलजेब्रा यूज करके सीईटी में मार्क्स निकालने हैं। तो ठीक है, मैं वापस तुमको बता देता हूँ अभी, बाय यूजिंग डायरेक्ट इनपुट्स। तो एक एक करके चेक करेंगे। x की वैल्यू कितनी है 0, y कितना है y, ऑप्शन ए 0 और ये 1, ये 0 सीधा गया और इन्वर्ट हो गया, तो क्या बन गया, और ये 0 लाइन यहाँ पे भी आ रहा है, ये 1 लाइन यहाँ पे भी आ गया ना यहाँ पे 1, और ये 1 यहाँ पे इन्वर्ट हो गया, क्या हो गया चेक कर लो, बराबर है, सही है, करेक्ट है ना, यस। 1 + 1 इज 0 × 0 उसका इन्वर्ट, 1 + 1 इज 1 उसका उल्टा, तो कितना आ गया, तो पहले के लिए तो आउटपुट आ रहा है तुम्हारा 0। अभी मैं डायरेक्ट चेक करता हूँ सी, क्योंकि अभी हमने देखा कि सी के लिए तो होता ही है, तो चेक कर लो 1 and 0, ये 1 लाइन यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया 0, और ये 0 यहाँ पे आ गया, इसका इनवर्ट हो गया 1, क्या हो गया ये 1 सीधा यहाँ पे आया और 0 यहाँ पे आया, 0 + 0 इज 0, 1 × 1 इज 1 उसका उल्टा 0, सही है, 0 + 0 इज 0 उसका इनवर्ट, ऑप्शन सी। अभी ये क्या ही बताऊं मैं, आप ही बता दो, हाँ सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट एन आउटपुट 1 फ्रॉम सर्किट शोन इन द फिगर द इनपुट मस्ट बी, तो हमको आउटपुट 1 चाहिए। वापस से सेम स्टोरी है इसका, अगेन इट इज अप टू यू इफ यू वांट टू डू डायरेक्टली और इफ यू वांट टू मेक अ बूलियन एक्सप्रेशन, इज अप टू यू। चलो ठीक है, ये कौन सा गेट है, और तो ये क्या करेगा, ये ऐड करेगा a + b, और ये कौन है c, और ये कौन है एंड गेट, तो ये क्या करता है मल्टीप्लाई करता है, a + b × c करता है, ठीक है ना, a + b × c। अब ये आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए हुए है ना, एक एक करके चेक करो। a की वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूं, 0 + 1, 0 + 1, अब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, यहां ध्यान दो, आई गिव यू अ ट्रिक नाउ। 0 + 1 1 × c कितना है 0, फिर एक बात समझ लो, इनटू कौन है, तो c की वैल्यू डिसाइड करेगी कि आउटपुट क्या आने वाला है। तो c की वैल्यू 1 कहां दिख रही है, एक ही जगह पे है, तो सॉल्व करना ही नहीं था उसको, क्योंकि इनटू c है, तो जो मल्टीप्लाई में होता है ना वो 0 नहीं हो सकता, तो c की वैल्यू 1 होनी चाहिए। चलो मैं एक बार आखिरी बार बताता हूं, आई फील लाइक गोइंग बैक टू स्कूल। क्या पूछा आपको, आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट कहां से आ रहा है, एक तो ऊपर से जो सिग्नल आएगा और एक जो नीचे से आएगा, ऊपर फिलहाल छोड़ दो, सी सिग्नल ना डायरेक्ट फेड किया है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में बोल रहा हूं, फेड करना, फेड इनपुट देना, तो सी डायरेक्ट जा रहा है, ऊपर से जो भी आ रहा है वो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो सी डिसाइड करेगा
तो सी की वैल्यू 1 तो आउटपुट इज हाई, नहीं तो आउटपुट इज लो। तो ए की जगह पे सी की वैल्यू क्या थी 1, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट कौन आ रहा है उसको चेक करना था। गुड, चलो अगला क्वेश्चन। The current gain for a transistor used in common emitter configuration is 98। अब जब करंट गेन बोला हो लेकिन अल्फा बीटा बताया नहीं हो तो तुमको तो पता है ही 98 है ये, तो कौन है ये, बीटा है। इफ द लोड रेजिस्टेंस बी, लोड रेजिस्टेंस मतलब आउटपुट, आउटपुट होता है आउटपुट, RL बोल दो उसको, 1 कैपिटल M है वो 10⁶, एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट इनपुट रेजिस्टेंस, तो फिलहाल स्मॉल एल आर बोले तो कितना है 600 ओम। व्हाट इज वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन बेटा पक्का इंटरनल, इसलिए तो मैंने बोला इंटरनल, पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो। इंटरनल, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब कौन होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस। कैन आई टेक दिस टू बी can I take this to be input resistance? ऐसा कुछ भी लिखना मत। क्या पूछा है तुमसे, क्या पूछा है, क्या पूछा है, तो ठीक है वोल्टेज गेन। व्हाट इज वोल्टेज गेन, करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। रुको जरा, रुको, घाई नहीं करना नहीं तो गए फिर। रेजिस्टेंस गेन मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन, हाँ लेकिन तुमको कहाँ बताया है इनपुट पे रेजिस्टेंस कितना है, बताया है क्या, नहीं। तो आपको याद है क्या, वोल्टेज गेन इज वोल्टेज V इक्वल टू IR। पूछा गया तुमसे वोल्टेज गेन, तो क्या करेंगे अब, करंट गेन तो बीटा है वो तो पता है, रेजिस्टेंस गेन बहुत सिंपल लग रहा था अब तक, तो अभी क्या हो गया, वो सिंपल ही है, इट इज सिंपल ओनली, बट बताओ क्या करेगी, बताओ। देखो पढ़ो, इंटरनल रेजिस्टेंस पर्टिकुलर सर्किट का तो होगा, लेकिन कहाँ स्पेसिफिकली बोला है आपको, द इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट गेन फॉर अ ट्रांजिस्टर यूज इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, लोड रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज गेन पूछा है। रेजिस्टेंस क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये तो बीटा था वो दिया ही हुआ है। आउटपुट ये भी ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, इट इज आउटपुट अपॉन इनपुट, RL सिर्फ डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम होगा ना, रेजिस्टेंस गेन इज आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब इस केस में ऐसा होना चाहिए। लोड रेजिस्टेंस 1 है ना, 1 लोड रेजिस्टेंस, लोड 1 है, अगर मैं इसको RL प्लस R लिखूं, अज्यूमिंग
इसमें असम्पशन है जितना लोड पे रेजिस्टेंस है उतना ही इनपुट पे रेजिस्टेंस है, लेकिन इनपुट पे इंटरनल रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा है। तो अगर आपको याद होगा एक लूप में, अगर आपके पास एक लूप है उसमें दो रेजिस्टेंस हो तो दे गो इन सीरीज। तो मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये सीरीज है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं बोला तो फिर ऐसे अज्यूम तो कर लेते हैं। बीटा की वैल्यू कितनी है, 98 इंटू आर एल कितना था 10⁶, और 10⁶ प्लस 600 ना, प्लस 600 ना, ओके। 10⁶ अपॉन 10⁶ से थोड़ा सा बड़ा नंबर, मतलब ये ओवरऑल 1 से थोड़ा छोटा आएगा। तो 98 से आंसर छोटा आएगा। एक तो इन्होंने आंसर्स भी बहुत आसपास करके रखे हुए हैं, तो आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए आई हैव टू चेक बराबर जो मैंने लिखा वही है यहाँ पे, बट देन ऑफ कोर्स कैलकुलेशन आपको एग्जैक्ट करनी पड़ेगी। तो 98 इंटू 10⁶ अपॉन, अरे अप्रोक्सीमेटली आ गया ना, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 इटसेल्फ, तो आंसर आपका आएगा 98 के आसपास। नन भी दिया हुआ, नन। तो चलो नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज में से चेक करना पड़ेगा अभी। 10⁶, 10⁶, हाँ, 1 2 3 4 5 6, 10⁶ 10 लाख होता है, बराबर है। डिवाइड बाय 1, सही है, यस। कितना आ गया, 9 पॉइंट, हो सकता है 9 पॉइंट 0.99 होगा, एक एक्स्ट्रा लिख दिया होगा मैंने या एक कम लिख दिया होगा, तो 0.994। तो 0.994 इंटू कितना 98, 97 पॉइंट मतलब 98, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है, सॉरी टू से, ये क्वेश्चन आई फील इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस बोला है, इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बताया नहीं। वो तो हमने अज्यूम कर लिया कि इनपुट पे रेजिस्टेंस जितना लोड है उतना ही होगा, और साथ में इंटरनल था, तो इनपुट में जितना है प्लस साथ में कितना है 600, तो वो ऐड करके लिख लिया हमने 98। तो अंडर दोज असम्पशन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज द क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट। How many of you had electronics? तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी अगर आपने सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर का थ्योरी नहीं देखा है तो आई एम सॉरी टू बी वेरी ऑनेस्ट, सर के ऊपर से पानी। चलो आई मेक इट सिंपल। वोल्टेज क्या होता है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज गेन क्या होगा, करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। करंट गेन क्या है, बीटा वो दिया हुआ है। रेजिस्टेंस गेन क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट। आउटपुट पे लोड होता है तो RL लिख दिया। अब इनपुट का प्रॉब्लम क्या है ना, कि इनपुट पे इंटरनल रेजिस्टेंस है ये बोला है, लेकिन इनपुट का रेजिस्टेंस कितना बताया नहीं, तो हमने इसलिए अज्यूम कर लिया कि जितना आउटपुट पे रेजिस्टेंस है उतना ही इनपुट पे रेजिस्टेंस है, ऐसा अज्यूम कर लिया मैंने। आउटपुट पे कितना था RL, इनपुट पे कितना है RL, लेकिन RL के साथ कौन है, इंटरनल है, तो ये दोनों आ गए सीरीज में, RL और इंटरनल आ गए सीरीज में। तो आपको आ गया आंसर 98, दैट इज नन ऑफ दिस। ये अभी तो किया था, अभी जो भी था वापस रिपीट हो गया। ओके, इन एन एक्सपेरिमेंट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन फॉर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, एंड आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेशन इटसेल्फ, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करंट होता है बेस करंट, इनपुट रेजिस्टेंस होता है बेस रेजिस्टेंस, इनपुट वोल्टेज होता है बेस इमिटर वोल्टेज। इनपुट करंट कौन होता है, इनपुट करंट IB। इनपुट रेजिस्टेंस कौन होता है, RB। इनपुट वोल्टेज कौन होता है, VBE।
आउटपुट रेजिस्टेंस कौन होता है? RC। आउटपुट करंट कौन होता है? IC। आउटपुट वोल्टेज कौन होता है? VCE। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम पहले आउटपुट के वोल्टेज को कांस्टेंट करते हो, मतलब VCE क्या करते हो, फिर तुम VBE की वैल्यू बढ़ाते हो और तुम IB करंट मेजर करते हो। तो कीपिंग VCE कांस्टेंट, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, यू चेंज VBE एंड यू मेजर IB, उसका जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो दिया हुआ है। गुड, राइट। देन हियर ये डायग्राम देख के बताओ कि VCE1 ये VCE2 से ग्रेटर है क्या, कि VCE1 और VCE2 इक्वल है, कि VCE1 VCE2 से कम है, कि नन ऑफ दीज है। तो बेसिकली इसके लिए ना आपको वापस थ्योरी याद होगा तो ही फायदा है, थ्योरी नहीं याद होगा तो गए। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ तो मैं पूरा ही बता देता हूँ। यहाँ ध्यान दो, दिस इज द लास्ट चांस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉमन लाइन है। कॉमन इमीटर में कौन कॉमन है? इमीटर। तो मैं एक NPN ट्रांजिस्टर ले लेता हूँ एंड आई टोल्ड यू कि NPN में एरो आउटपुट होता है, तो ये होता है बेस, ये होता है इमीटर, ये होता है कलेक्टर। और क्योंकि इमीटर कॉमन है तो कॉमन लाइन को इमीटर कनेक्ट होगा, बराबर। इस साइड आपका इनपुट लूप आएगा, वहां पे आपका आउटपुट लूप आएगा, तो यहां से आप आउटपुट निकालने वाले हो। अब मैं पूरा ही सर्किट डायग्राम पूरा ही ड्रॉ कर देता हूं सो दैट यू रिमेंबर, राइट। गुड। अब ऐसा है ना, यहां पे आपका होता है हाई वोल्टेज, यहां पे आपका होता है हाई वोल्टेज, मतलब हाई टेंशन बैटरी होता है यहां पे। गुड। इसको VBE नहीं बोलते हैं, इसको VBB बोलते हैं। और यहां पे होता है अगेन हाई वोल्टेज, हाई टेंशन बैटरी, इसको VCE नहीं बोलते हैं, इसको VCC बोलते हैं। ये VBB वो VCC जनरल नोटेशन है। अब जनरल नोटेशन की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि 3 कॉन्फ़िगरेशन थे, कॉमन लिमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। तो जैसे हर बार मैं नहीं बता सकता ना, और जरूरत भी नहीं होती हर बार बताने की कि कॉमन बेस में आउटपुट वोल्टेज कौन था, जनरल नोटेशन दे दिया, आउटपुट पे VCC, इनपुट पे VBB, जनरल नोटेशन है। उसके बाद अगर आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि जब आप इनपुट या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी करते हो, इनपुट या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का जब स्टडी करते हो तो हमको वोल्टेजेस वेरी करने की जरूरत पड़ती है। तो वोल्टेजेस वेरी करने के लिए यहाँ रियोस्टेट चाहिए होता है। और वो रियोस्टेट नॉर्मली हम सेंटर टैप करते हैं, तो नॉर्मली वो हम लोग सेंटर टैप करते हैं बेसिकली। ओके, तो ऐसा है, this is how you do. Then same thing you will do there also. I'll complete the diagram first. थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक से अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत, because as it is तो मुझे भी याद नहीं है, जरूरत भी नहीं होती ना, as it is की क्या जरूरत है, it is just a schematic। हो गया। उसके इतना तो सबको पता ही होता है कि हम लोग ना एमीटर हमेशा लगाते हैं सीरीज में। अभी वो तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये आ गया एमीटर या माइक्रोमीटर या मिली एमीटर, जो भी होगा वो, यहाँ पे भी एक आ गया। तो ये बेस करंट मेजर करेगा, तो इनपुट बेस करंट है। ये कलेक्टर करंट मेजर करेगा, तो आउटपुट कलेक्टर करंट है IC। और वोल्टेजेस तुम मेजर करने के लिए हमेशा पैरेलल में लगाते हो क्या? वोल्टमीटर। तो मैं यहीं पे वोल्टमीटर दिखा दूंगा पैरेलल में। अब नॉर्मली हम सर्किट डायग्राम में वोल्टमीटर दिखाते नहीं है, नॉर्मली दिखाते ही नहीं है। नॉर्मली क्या करते हैं पता है? नॉर्मली बेस से इमीटर लाइन तक ऐसा लाइन ड्रॉ करके बोल देते हैं ये बेस इमीटर वोल्टेज है। ये मेजर कहां से किया? वोल्टमीटर से किया। तो कोई जरूरत नहीं होती हर बार दिखाने की। और यहाँ पे भी तुम सेंटर टैप करोगे, इसको सेंटर टैप क्यों करोगे? अगेन क्योंकि मुझे आउटपुट वोल्टेज पूरा नहीं भी चाहिए होगा, मुझे कंट्रोल करना है। अभी तो बोला मैंने VCE की वैल्यू चेंज करनी है। तो यहाँ पे तुम कलेक्टर और इमीटर लाइन में जितना भी वोल्टेज होगा उसको बोलोगे VCE। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी समझ लो। ऐसा क्यों किया हमने? ये हाई टेंशन बैटरी है, इसका वोल्टेज बहुत हाई हो सकते हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर का आउटपुट, जैसे सामने डब्बा रखा हुआ है ब्लैक डब्बा,
ये ब्लैक बॉक्स ना, ये एम्पलीफायर ही है, ये ट्रांजिस्टर ही है ये। अब ट्रांजिस्टर का आउटपुट मैंने स्पीकर को देके रखा था, जो अभी अनफॉर्चुनेटली वर्क नहीं कर रहा, सही है। अभी अगर स्पीकर को मैंने हाई वोल्टेज दे दिया तो गया वो, खत्म, उसका कॉइल उड़ जाएगा। तो आउटपुट किसको दे रहे हो उसके हिसाब से तुमको यहां पे VCE की वैल्यू सेट करनी पड़ती है। इट डिपेंड्स ऑन तुम कौन से इंस्ट्रूमेंट को आउटपुट दे रहे हो। इसके लिए मुझे पूरा VCC नहीं चाहिए, आई वांट टू कंट्रोल दिस। यहां तक क्लियर? तो ये है आपका सर्किट डायग्राम, आप जब भी जाओ चेक कर लो, यही ऐसा ही आने वाला है। ओके गुड, क्लियर यहां तक? और ऐसा ऐसा याद होना चाहिए आपको थ्योरी। देन इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिलहाल इनपुट आउटपुट को साइड में करो। कैरेक्टरिस्टिक्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ही मतलब होता है, ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट, बाकी उसका कोई दूसरा मतलब होता ही नहीं है। और करंट को हम नॉर्मली वाई एक्सिस पे ही रखते हैं, देख लो। अब इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगे, क्योंकि एक इनपुट लूप है तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, एक आउटपुट लूप है तो एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। जब आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हो ना, उस केस में नाम में बोल दिया इनपुट, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जब आप स्टडी करोगे तो आप इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज का ग्राफ बनाओगे। लेकिन ये ग्राफ बनाने के लिए पहले आप आउटपुट पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू सेट करोगे। मान लो 10 वोल्ट कर लिया, 10 वोल्ट फिक्स हो गया। अब हम आउटपुट सर्किट में कुछ भी नहीं करने वाले, जो है यहाँ है, इनपुट में है। अभी जो पॉइंटर है ना, इसको शिफ्ट करके मैं VBE की वैल्यू चेंज करूंगा इन स्टेप्स, 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, और हर एक के लिए मैं मेजर करूंगा करंट, बेस करंट। और जो ग्राफ मुझे मिलता है वो आइडियली ऐसा मिलता है, राइट। तो मान लो 10 वोल्ट के लिए है, किसके लिए है? 10 वोल्ट के लिए। सिर्फ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप इसको VCE1 बोल दो, VCE1 क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। 10 वोल्ट लिया था। अब मान लो कि मैंने ना वापस से पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, लेकिन इस बार मैंने आउटपुट पे वोल्टेज 15 वोल्ट कर दिया। कितना कर दिया? कितना कर दिया? वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, तो ये ग्राफ सेम तो आएगा, लेकिन क्या आएगा? शिफ्टेड आएगा। तो ये क्या आ गया? VCE2। अब तुम बताओ VCE1 बड़ा है कि VCE2 बड़ा है? गुड। अब यहाँ पे लिखने से तो कुछ है नहीं, ये तो पूरा थ्योरी था, तो अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। ये ग्राफ ऐसे ही आते हैं। हाँ चलो, अभी बता ही रहा हूँ तो थोड़ा और बता देता हूँ। ये तुम्हारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आउटपुट के लिए थोड़ा सा चेंज है, वो भी ड्रॉ ही कर देता हूँ। और फिर भी तुम एक चीज और समझ लो, सबका ध्यान यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा ही रिपीट हो जाएगा आज। इनपुट ट्रांजिस्टर के केस में फॉरवर्ड बायस होता है, और फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, इसलिए पीएन जंक्शन डायोड पता होना चाहिए। तो फॉरवर्ड बायस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दिख ही रहा था कि फॉरवर्ड बायस जैसा ग्राफ है। और आउटपुट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोग ट्रांजिस्टर को FR मोड में ऑपरेट करते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स मोड। फॉरवर्ड रिवर्स मोड में इनपुट में फॉरवर्ड बायस होता है, आउटपुट पे रिवर्स बायस होता है, और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपके आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में, यहाँ पे। अब वापस मैं क्या बोल रहा हूँ समझ लो, सुन लो अच्छे से। अगर मुझे फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ ड्रॉ करने हो, तब जाके मैं पहले क्वाड्रेंट में दिखाता हूँ फॉरवर्ड और तीसरे में दिखाता हूँ रिवर्स, बराबर, करेक्ट। अगर मुझे दोनों एक साथ शो करने हो तो यहाँ तो मैंने फॉरवर्ड बायस ऑलरेडी शो कर दिया, मेरे लिए बचा कौन? तो रिवर्स बायस शो करना है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट हमको चाहिए। हमको कौन चाहिए? थर्ड क्वाड्रेंट। हमको कौन चाहिए? थर्ड क्वाड्रेंट। हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए क्या? नहीं। और ट्रांजिस्टर तुम कभी भी ब्रेकडाउन में ऑपरेट करते ही नहीं हो, तुम करते हो बिफोर ब्रेकडाउन, मतलब ऐसा ग्राफ आएगा, मतलब ब्रेकडाउन होने देंगे ही नहीं, बराबर। लेकिन अभी मैंने बोला हमको तो सिर्फ रिवर्स प्लॉट करना है ना, मतलब हमको क्या प्लॉट करना है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करना है। तो पहला क्वाड्रेंट खाली है अपने पास, खाली है, वेरी गुड।
खाली है तो ये वोल्टेज, ये करंट नेगेटिव था। नेगेटिव क्यों था? क्योंकि रिवर्स है ना, रिवर्स करंट क्या लेते हो तुम? नेगेटिव। और वोल्टेज भी क्या था? नेगेटिव। दोनों को मॉड मॉड ले लो। क्या ले लिया? मॉड मॉड ले लिया, मॉड मॉड। तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। और आपका जो ये ग्राफ है ना, ग्राफ, वो थर्ड की जगह पे पहुंच जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। करेक्ट, गुड। तो सिर्फ ऐसा मॉड मॉड लेके बताते हैं, मॉड मॉड। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिवर्स बायस। अब एक चीज बताओ मेरे को, तुमने इनपुट पे करंट दिया ही नहीं, आउटपुट पे करंट मिलेगा क्या? नहीं। थोड़ा बहुत मिलता है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। तो ये थोड़ा बहुत यहां दिख रहा है, दिस इज IB इक्वल टू 0। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम वोल्टेज में VBE प्लॉट करते हो, यहाँ पे VCE प्लॉट करते हो, और यहाँ पे करंट प्लॉट करते हो IC। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते वक्त आप आउटपुट पे वोल्टेज कांस्टेंट करते हो, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते वक्त तुम इनपुट पे करंट कांस्टेंट करते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा IB इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिखा था? VCE इक्वल टू 10 और VCE2 इक्वल टू 15। अभी मैं ना IB का वैल्यू बढ़ाऊंगा, मतलब मैं अभी इनपुट पे थोड़ा करंट दूंगा, इनपुट पे करंट दूंगा तो आउटपुट पे मुझे करंट मिलेगा। ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसा ऊपर जाएगा, फिर मैं और अगर IB की वैल्यू बढ़ा दी तो ये और ऊपर जाएगा, मैंने और बढ़ा दी तो ये और भी ऊपर जाएगा, ऐसा आएगा। और अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ऐसा, तो इसके बन जाते हैं 3 रीजन्स। इसको बोलते हो कट ऑफ रीजन। अब कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ मतलब तुम्हारा ट्रांजिस्टर वर्क नहीं कर रहा है। करेगा भी कैसे? तुमने इनपुट पे करंट ही नहीं दिया, मैंने इनपुट पे प्लग लगा के छोड़ दिया, बटन चालू किया नहीं, चलेगा क्या वो? तो वैसा ही है, कट ऑफ है। और ये जो रीजन होता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं पता है? एक्टिव रीजन। और इधर है ना, इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे चलो, अगला क्वेश्चन। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच। They are characterized by valence and conduction bands separated by energy band gap respectively equal to Ag for carbon, Ag for silicon and Ag for germanium. Which of the following statements is true? आपको ऐसा पूछा है कि कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन और उसके बाद जर्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, तीनों के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। इसलिए वो सेमीकंडक्टर है। हमने इन तीनों सब्सटेंस को कैरेक्टराइज किया बेस्ड ऑन देयर बैंड गैप। कार्बन के बैंड गैप को Eg सफिक्स C, सिलिकॉन को Ag सफिक्स Si और जर्मेनियम को Ag सफिक्स Ge से डिनोट कर दिया, सफिक्स है वो। तो इनमें से क्या करेक्ट है? सबसे ज्यादा बैंड गैप होता है कार्बन का, सबसे कम होता है जर्मेनियम का, और सिलिकॉन का होता है इन बिटवीन, ऑप्शन सी। ये थ्योरी से आया है, तो थ्योरी है वो। अगला क्वेश्चन, इन प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज 6 × 10⁻18 पर क्यूबिक मीटर। हाउ मेनी होल्स आर देयर इन अ सैंपल ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 मिलीमीटर। हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर इंट्रिंसिक है, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एस, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मतलब Ne 6 × 10⁻18 पर क्यूबिक मीटर है। तो सैंपल का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10⁻², 10⁻², 10⁻³ 10⁻⁷ मीटर क्यूब। इतने वॉल्यूम में हाउ मेनी होल्स आर देयर? कितना है बताओ? 6 × 10⁻11। हाउ डू कैलकुलेट? चलो मैं बताता हूँ, रुको, सही बोल रहे हो तुम भी पर सुन लो। इंट्रिंसिक में जितने नंबर ऑफ होल्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन सेम है, लाइक मतलब पर मीटर क्यूब में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही होल्स है। सिर्फ इन्होंने क्या पूछा है तुमको, पर मीटर क्यूब नहीं पूछा, इन्होंने पूछा कि इतने वॉल्यूम में, कितने वॉल्यूम में। तो आपको पता होना चाहिए नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स आर सेम। और आपको पूछा है नंबर इन अ गिवन वॉल्यूम, मतलब ऐसा पूछा है NH/V। तो क्या पूछा है NH/V, हाँ इंटू V, ओके यस। तो NH into V, how much is NH? 10⁻18. What is V? तो हो गया 6 into 10⁻11, ऑप्शन B। क्योंकि स्मॉल n इज नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, तो स्मॉल n इज कैपिटल N by V, तो कैपिटल N इज N into V। वो मैं आपको देने वाला हूँ असाइनमेंट। क्यों देने वाला हूँ? क्योंकि हमने उस टाइप के 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए, तो ये आप करोगे ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज्ड, voltage drop across PN junction diode is increased from 0.65 volt to 0.70 volt. The change in diode current is 5 milliampere. The dynamic resistance of the diode is. अगर आपको कल का लेक्चर याद है, चलो नहीं याद है मैं अज्यूम कर लेता हूँ, अभी आज का तो याद होगा। ये अभी का मैंने कल एक सेम ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया था फॉरवर्ड बायस के लिए। मैंने आपको बोला था कि अगर ओहमिक डिवाइस होता तो एक स्ट्रेट लाइन आता, और जब स्ट्रेट लाइन आता तो स्लोप निकालना बहुत सिंपल होता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब अगर आपको स्लोप फाइंड करना है, बाय द वे तुमको याद होना चाहिए स्लोप ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ इज 1 रेजिस्टेंस, राइट। हमने इनपुट और आउटपुट दोनों पर रेजिस्टेंस निकाला था, तो यहाँ पे भी वही स्टोरी वापस रिपीट हो रही है। इसको बोलोगे डेल्टा V, इसको बोलोगे डेल्टा I, ठीक, करेक्ट। तो रिमेंबर अगर ओहमिक डिवाइस होता तो स्ट्रेट लाइन आता, तो वहां पे रेजिस्टेंस निकालना बहुत सिंपल था। लेकिन जब नॉन ओहमिक डिवाइस होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर इज अ नॉन ओहमिक डिवाइस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं आया ना ग्राफ, तो हम लोग छोटे छोटे रेंज ऑफ वोल्टेज में देखते हैं कि करंट कितना चेंज हुआ, और हर छोटे रेंज ऑफ वोल्टेज में रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है। उसको बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? डायनामिक रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग। स्टैटिक्स मतलब कांस्टेंट, डायनामिक मतलब चेंजिंग। तो यहाँ पे वोल्टेज का रेंज कितना है? 0.65 से 0.70, तो डेल्टा वी कितना हो गया? 0.70 माइनस 0.65, मतलब कितना हो गया? 0.05। और इस वोल्टेज रेंज में करंट कितना चेंज हुआ? 5 मिली एम्पियर, मतलब 5×10⁻³ एम्पियर। और डायनामिक रेजिस्टेंस कितना है? डायनामिक रेजिस्टेंस डेल्टा वी बाय, हाँ डेल्टा वी बाय डेल्टा आई बराबर तो है। व्हाट इज डेल्टा वी? 5×10⁻², व्हाट इज डेल्टा आई? 5×10⁻³ 5 कैंसिल, तो आ गया 10 ओहम। तो 10 ओहम इज ऑप्शन बी। अब कभी कभी पूछ लेंगे व्हाट इज डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस, कभी पूछ लेंगे। आपको पता है ये सब आपको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में वापस करना है, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक्स नहीं पता होगा, मजा आएगा बहुत। इनफैक्ट इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन भी वापस आएगा फिजिक्स में, इंजीनियरिंग फिजिक्स में। फिर वही नहीं पता होगा, मजा आएगा। इंटीग्रेशन भी आपको लगने वाला है, बस इतना डिफरेंस है कि डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन लगने वाला है। नहीं आया तो क्या आएगा? मजा आएगा। चलो कोई बात नहीं, वो थोड़े महीनों में आपको समझ में आ ही जाएगा, जब तक हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इन अ फुल वेव जंक्शन डायोड रेक्टिफायर, आपको हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट्स याद होने चाहिए। हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर में एक ही डायोड लगता है, फुल वेव में 2 डायोड लगते हैं। द इनपुट AC has RMS value of 20 volt. The transformer used is a step-up transformer having primary and secondary turn ratio 1:2. ये रेशो होना चाहिए था। Okay. The DC voltage in the rectified output is,
डीसी वोल्टेज इन द रेक्टिफाइड आउटपुट इज, पहले तो क्वेश्चन समझने के लिए डायग्राम याद होना चाहिए, है क्या याद? हाफ वेव है कि फुल वेव है? तो सबसे पहले तुम ट्रांसफार्मर लगाते हो। ट्रांसफार्मर सिर्फ स्टेप अप स्टेप डाउन काम करता है, उन्होंने क्लियरली बता दिया कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। वेरी गुड, स्टेप अप है, सही है। स्टेप स्टेप इनपुट पे कितना है? तो आउटपुट पे 20 से तो ज्यादा ही होगा, तो ऑप्शन ए तो गया, ठीक है। और टर्न्स रेशो कितना है? 1:2। तो आपको पूछा है व्हाट इज द डीसी वोल्टेज इन द रेक्टिफाइड आउटपुट, तो बताओ डीसी वोल्टेज कैसे निकालोगे इन द रेक्टिफाइड आउटपुट? VRMS, यस। पीक वोल्टेज कैसे फाइंड करते हो? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू VRMS, क्योंकि VRMS इज V0 बाय √2, RMS इज पीक वैल्यू बाय √2, तो पीक वैल्यू इज √2 इंटू VRMS। VRMS तो दिया हुआ है ना, कितना है? 20 है ना, 20। तो 20 इंटू √2, व्हाट इज √2? 1.414, तो ये आ गया 28.28। ये पीक वैल्यू है, पीक। आपको क्या पूछी है? क्या पूछा है? और ये पीक वैल्यू कहां पे है? इनपुट पे, मतलब प्राइमरी पे। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी इज इनपुट, ट्रांसफार्मर का आउटपुट इज इनपुट फॉर रेक्टिफायर। मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूं। ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पे आ गया इनपुट। ये जो तो डायरेक्ट जो तुम प्लग से निकालते हो वो इनपुट है, सप्लाई है। यहाँ पे डायोड D1 है, यहाँ पे डायोड D2 है। फुल वेव के लिए 2 डायोड होते हैं। फिर आगे लोड रेजिस्टेंस लगता है, सेंटर टैप होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं वो ड्रॉ नहीं कर रहा, वो पूरा डायग्राम तुम देख लेना। सेंटर टैप होता है यहाँ पे, जब 2 डायोड हो तो सेंटर टैप यूज करते हो। करेक्ट, नोट्स मैंने दिए है, उसमें डायग्राम मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो तुमने ना ये पीक कहाँ से निकाला? RMS, और RMS था इनपुट पे, तो ये पीक किसका है? इनपुट का है। दिस इज द पीक वैल्यू एट द इनपुट। अब जिनको डायग्राम्स नहीं याद, मैं डायग्राम में बता देता हूँ। हमने ऐसे ग्राफ ड्रॉ किए थे वोल्टेज वर्सेस टाइम के। ये था इनपुट के लिए, इनपुट के लिए ऐसा आता है, और ये आउटपुट के लिए, आउटपुट के लिए फुल वेव में फुल वेव रेक्टिफाई होती है ऐसा, मतलब नेगेटिव साइकिल निकल जाता है यहाँ से। क्योंकि रेक्टिफायर का मतलब ही है टू कन्वर्ट AC टू DC। तो AC में नेगेटिव वोल्टेज आते हैं, DC में नहीं आते हैं। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो ये सिर्फ बीच का जो पार्ट है ना, ये मिसिंग होता। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड होता है ऊपर का, राइट, करेक्ट। तो जब इनपुट का पॉजिटिव साइकिल होगा तो डायोड ऊपर का फॉरवर्ड बायस होगा, नीचे डायोड था ही नहीं उस केस में। तो जब इनपुट का पॉजिटिव साइकिल है तो आउटपुट हाई है, जब इनपुट का नेगेटिव साइकिल है तो आउटपुट है ही नहीं, लो है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड है। इनपुट हाफ साइकिल जब पॉजिटिव था तो डायोड ऊपर वाला D1 फॉरवर्ड बायस था, नीचे का D2 रिवर्स बायस था। तो लोड पे, आउटपुट पे आपको सिग्नल मिलेगा बिकॉज ऑफ D1। इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल पे D1 हो जाता है रिवर्स बायस, D2 हो जाता है फॉरवर्ड बायस, सही है, फॉरवर्ड बायस। तो अब आउटपुट पे आपको सिग्नल मिलेगा बिकॉज ऑफ D2। तो ऐसा सिस्टम होता है वो फुल वेव रेक्टिफायर, बराबर, ठीक। अब तुमको कम से कम ये तो समझ में आ गया कि जो ट्रांसफार्मर का इनपुट है उस पे पीक वोल्टेज कितना है, 28.28। आपको पूछा क्या है? डीसी वोल्टेज इन द रेक्टिफाइड आउटपुट। रेक्टिफाइड आउटपुट मतलब यहाँ पे डीसी वोल्टेज कितना है, तो तुम कैसे फाइंड करोगे बताओ? 0.3, 0.6, ये नंबर कहां से आ गया? कहां से आ गया ना? फिर टर्न्स का रेशियो क्यों दिया है फिर ऐसे ही?
DC voltage in the rectified output. हाँ वेरी गुड, पहले टर्म्स रेशो से, इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा ट्रांसफार्मर का आउटपुट ये डायोड को इनपुट है। और रुक अच्छे से वापस समझ लो, डायोड रेक्टिफिकेशन का काम करता ही नहीं है, वो सिर्फ स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। रेक्टिफिकेशन का काम कौन करता है? डायोड। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? स्टेप अप स्टेप डाउन। रेक्टिफिकेशन कौन करता है? तो पहले चेक कर लो ना कि डायोड को इनपुट कितना जा रहा है, वो टर्न्स रेशो से आएगा। वो कैसे आएगा बताओ? NP अपॉन NS इज इक्वल टू VP अपॉन, पक्का? नहीं याद हो तो आइडियल ट्रांसफार्मर याद होना चाहिए। व्हाट इज आइडियल ट्रांसफार्मर? आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर। तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर, इनपुट पावर, पावर इज EI, तो EP/IP इक्वल टू ES IS। ठीक, यहां से मिल गया तुमको EP/ES, मतलब हमको तो इंटरेस्ट ES में था, चलो ठीक है। तो ES इक्वल टू EP/IP/IS। अब ये IP/IS इसका कनेक्शन है टर्न्स रेशो के साथ। कैसा कनेक्शन है? इनवर्स कनेक्शन है, याद है? इंडक्शन से आता है वो, पक्का? तो कैन आई ट्रस्ट यू ऑन दिस? पक्का? क्या लिखो फिर? चलो वेरी गुड, NS/NP। तो हो जाएगा ES इक्वल टू EP NS/NP बराबर। व्हाट इज EP? ये है EP, कितना है? 28.28। व्हाट इज टर्न्स रेशो? रुको 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 ना, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ ये क्या दिया हुआ है? NP/NS, और वहां मैंने क्या लिखा? तो फिर क्या लिखो उसको? 2/1 लिखो, 2/1 लिख देता हूँ। तो क्या आ रहा है आंसर? 56 पॉइंट, ऐसे तो कुछ नहीं है ना फिर? हाँ ये AC है, ओके। तो ये 56.56 ये AC है। अब DC में कैसे कन्वर्ट करते हो? 2/π। तो रेक्टिफाइड DC आउटपुट जो होगा ना सेकेंडरी का, मतलब डायोड का, वो ES को किससे मल्टीप्लाई करते हो? 2/π से। तो 2/π 56.56। अभी देखो है ना, 2/π के चक्कर में पढ़ना नहीं, ये 2/3 है। 2/3 0.66 होता है, करेक्ट? तो 0.66 इंटू 56.56 42 के आसपास, नहीं? इसको ऐसा लिखूं क्या? चलता है क्या? चलता है, ऐसा चलता है ना? What is 56/3? What is 57/3? कितना? 30 बराबर 38 36 डन। क्या क्वेश्चन नंबर था? 42। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो जस्ट अ समरी ऑफ दिस क्वेश्चन। आप ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समरी समझ लो अच्छे से क्वेश्चन का। नोटेशन विल वेरी फ्रॉम बुक टू बुक, मैं नोटेशन थोड़ा अलग ही लिखता हूँ, तो समझ लेना आप। समरी ये है कि तुमको याद होना चाहिए रेक्टिफायर सर्किट करता क्या है? AC को DC में कन्वर्ट करता है, ये है डायोड का काम।
लेकिन डायोड से पहले लगाया होता है ट्रांसफॉर्मर, उसका काम होता है सिर्फ वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। अब जब तुमने क्वेश्चन पढ़ा तो तुमको बोला आरएमएस वैल्यू ऑफ 20 आरएमएस वैल्यू है किसका ट्रांसफार्मर के इनपुट को। आरएमएस वैल्यू से तुमने क्या निकाल लिया, पीक वैल्यू। कैसे निकालोगे, 2 इंटू वी आर एम एस, √2 इंटू वी आर एम एस। तो √2 इंटू 20 इज 28.28। ये क्या है, पीक वैल्यू है किसको, ट्रांसफार्मर के इनपुट को। फिर ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे कितना पीक निकलेगा वो आपको टर्न्स रेशो से मिल जाएगा। टर्न्स रेशो से मिल गया, कितना आ गया 56.56। ये पीक वैल्यू है, कहाँ पे पीक वैल्यू है, आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर, राइट। द सिग्नल स्टिल एसी। अभी तुम किसको दे रहे हो सिग्नल, डायोड रेक्टिफायर को। डायोड रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। और तुमको क्या पूछा था, वही पूछा ना, क्या पूछा आपको, डीसी वोल्टेज। अब डीसी वोल्टेज क्या होता है, 2/π ऑफ पीक वैल्यू। किसका पीक वैल्यू, जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट था, मतलब जो रेक्टिफायर को इनपुट था, मतलब 56.56 ये है पीक वैल्यू इंटू 2/π, बराबर। तो वो आया आपका फाइनल आंसर, दैट इज 36। डन। So with this question we have completed all the types of questions। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस है वो रिपीटेशन टाइप के हैं। वोल्टेज गेन पूछ लिया होगा, रेजिस्टेंस गेन पूछ लिया होगा, करंट गेन पूछ लेंगे आपको, राइट। तो विच मीन्स अल्फा पूछ लिया, बीटा पूछ लिया, इसका मतलब वी आर डन विथ सेमीकंडक्टर्स। तो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।